वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज हम आपके साथ क्लास 11th बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर का सेकंड एमसीक्यू का सीरीज़ होगा। इसके पहले और भी चैप्टर्स के एमसीक्यू हम ला चुके हैं। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इन आईडीज़ पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मतलब 16 नंबर आज के लेक्चर का तो पहला है, लेकिन ओवरऑल इस चैप्टर का ये 16 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें ऑलरेडी 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे जो लेक्चर 1 में है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्वेश्चन है, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लोरेला एंड क्लैमाइडोमोनास फॉल अंडर। हिंदी होता है 5 जगत वर्गीकरण में क्लोरेला और क्लैमाइडोमोनास किस में आते हैं। जी हाँ, आपके सहूलियत के लिए हम सारे क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल रखे हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया गया है। क्वेश्चन फिर से, क्लोरेला और क्लैमाइडोमोनास को किस में रखा गया है। ऑप्शन है एल्गी, दूसरा है प्लांटी, तीसरा है मोनेरा, चौथा है प्रोटिस्टा। तो ध्यान रखिएगा, क्लोरेला और क्लैमाइडोमोनास जैसे नाम सुनते हैं मन में आता है कि एल्गी है, लेकिन जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इस दिन के हिसाब से, मतलब 9 जुलाई 2022 के हिसाब से क्लोरेला और क्लैमाइडोमोनास दोनों प्रोटिस्टा में आते हैं। किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं। लेकिन कुछ समय पहले इनको एल्गी के सेक्शन में रखा गया था, लेकिन अब निकाल दिया गया। अब किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में ये आते हैं। 17th क्वेश्चन है 17 नंबर, विच ग्रुप होल्ड्स मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। हिंदी होता है कौन समूह में सर्वाधिक पोषण विविधता पाया जाता है। मतलब कौन सा ऐसा समूह है जो 5 जगत वर्गीकरण था उसमें से जिसके जंतुओं में सबसे ज़्यादा अधिक पोषण का तरीका पाया जाता है। ऑप्शन पहला है मोनेरा, दूसरा है प्लांटी, तीसरा है फंगी, चौथा है एनिमेलिया। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, मोनेरा। क्योंकि मोनेरा में जो मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलते हैं उनमें कुछ फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं, स्पोरोफाइटिक भी होते हैं। मतलब न्यूट्रिशन का मोड बहुत सारा पाया जाता है। इसलिए 17 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। हिंदी होगा केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। किस में होता है? अच्छा ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी लिख सकता था कि कौन प्रोकैरियोटिक है, उसमें भी केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, और यहाँ सीधे लिख दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में नहीं होता है। तो बात एक ही है। पहला ऑप्शन है वॉल्वॉक्स, दूसरा है नॉस्टॉक, तीसरा है एगरिकस, चौथा है पेनिसिलियम। देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को ना समझने का कोई तरीका नहीं होता है, क्योंकि या तो केंद्रक झिल्ली होता है या केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। तो इसमें क्या करना पड़ता है? आपको नाम याद रखना पड़ जाता है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल भी हो जाते हैं और इसको याद भी करना पड़ जाता है। इसलिए 18 का सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, नॉस्टॉक। जी हाँ, नॉस्टॉक जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें नहीं पाया जाता है, बिना मेम्ब्रेन का होता है। 18 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नेम द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द जेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। हिंदी होगा आनुवांशिक और विकासवादी संबंधों के आधार पर वर्गीकरण जो होता है, किसके? आनुवांशिक और विकासवादी संबंध के आधार पर। तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है फोनेटिक्स, दूसरा है बायोसिस्टेमेटिक्स, तीसरा है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और चौथा है क्लैडिस्टिक्स। ध्यान रखिएगा, किस पे? आनुवांशिक और विकासवादी संबंधों के आधार पर जो वर्गीकरण होता है। तो इस केस में जो सही जवाब होता है वो होता है ऑप्शन डी, क्लैडिस्टिक्स।
अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टैक्सोनॉमी। हिंदी होगा कि वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है। आपको पता है ना, इंसान इतना आलसी होता है कि बिना फ़ायदे का तो कुछ करता नहीं है। तो सवाल है कि हमें ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमने वर्गीकरण किया, इस वर्गीकरण के पीछे का मकसद क्या था। पहला ऑप्शन है एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। देखना यहाँ हिंदी नहीं है तो मैं बता देता हूँ। एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ का मतलब हुआ जीवन के उत्पत्ति का वर्णन करने के लिए। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्पीसीज, कि अज्ञात प्रजातियों के पहचान के लिए नामकरण जरूरी है। तीसरा है टू सर्च द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन, मतलब विकास की इतिहास को खोजने के लिए। और चौथा है आइडेंटिफाई मेडिसिनल प्लांट्स, औषधीय पौधों को पहचानने के लिए। इसमें से कौन सा उद्देश्य है वर्गीकरण का? तो इसका सही जवाब होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्पीसीज, कि जो स्पीसीज अब तक अननोन है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, उनकी पहचान करी जाए। इसके लिए टैक्सोनॉमी ज़रूरी है, वर्गीकरण जरूरी है। 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, द पर्पस ऑफ अ बोटेनिकल गार्डन इज़ टू। हिंदी है बोटेनिकल गार्डन का उद्देश्य क्या है। बोटेनिकल गार्डन जो डेवलप करे गए हैं, बनाए गए हैं, उसका उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है प्रिजर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स, मतलब उष्णकटिबंधीय पौधों का संरक्षण। मैं सबका हिंदी बता रहा हूँ साथ साथ। दूसरा ऑप्शन है एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, तो जर्म प्लाज्म के बाह्य स्थानीय संरक्षण के लिए। तीसरा है टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ, मतलब वाइल्ड लाइफ को संरक्षित करने के लिए, वन्य जीव को संरक्षित करने के लिए। चौथा है गिविंग अ प्लेस फॉर रिक्रिएशन करने के लिए एक जगह देना। तो बताना है कि बोटेनिकल गार्डन का इसमें कौन सा पर्पस है, कौन सा उद्देश्य है। तो इसका सही जवाब होगा, अच्छा सही जवाब देने के पहले एक क्वेश्चन आपको बता दूं मैं, कि जो कंजर्वेशन होता है ना प्लांट्स और एनिमल्स का, वो दो टाइप का होता है। एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन, एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व कर रहे हैं आप, जबकि एक्स सीटू का मतलब उसके नेचुरल हैबिटेट से ले जाकर दूर कहीं आप दूसरे एटमॉस्फेयर में उसको रख रहे हैं, कंजर्व करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसे एक्स सीटू कहते हैं। तो बोटेनिकल गार्डन जो है ना, वो इन सीटू का नहीं, एक्स सीटू का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे पौधे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी कम पाए जाते हैं, उनको वहाँ ले जाकर प्रिजर्व किया जाता है, उनकी स्टडी करी जाती है और अलग अलग तरीके का रिसर्च किया जाता है। मतलब किसका एग्जाम्पल है? एक्स सीटू का एग्जाम्पल है। इसलिए अब समझ गए होंगे आप लोग, 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक्स सीटू कंजर्वेशन। चलेगा? चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, इन विच फॉर्म फंगी स्टोर्स फूड मटेरियल। हिंदी होगा किस रूप में कवक भोजन संग्रहण करता है। भोजन तो संग्रहण करता है, लेकिन किस रूप में करता है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है लिपिड, दूसरा है स्टार्च, तीसरा है ऑयल एंड ग्लाइकोजन और चौथा है प्रोटीन। तो याद रखेंगे ये सब आपको फैक्चुअल क्वेश्चन है, सारा फैक्ट्स ध्यान रखना पड़ता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। मतलब क्वेश्चन है कि किस फॉर्म में फंगी भोजन इकट्ठा करता है, भोजन का संग्रहण करता है, तो सही जवाब होगा ऑयल एंड ग्लाइकोजन, ऑयल और ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा करता है। 23 नंबर क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया। हिंदी है साइनोबैक्टीरिया का अन्य नाम क्या है। साइनोबैक्टीरिया के बारे में ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया गया है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, उसमें ये मिल जाएगा। पूछा गया है साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम, ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, दूसरा है गोल्डन एल्गी, तीसरा है प्रोटिस्ट, चौथा है स्लाइम मोल्ड्स। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, ब्लू ग्रीन एल्गी। हिंदी होता है नील हरित शैवाल। इसी को बीजी एल्गी भी लिखता है, कहीं कहीं BGA भी लिखता है, तीनों सेम बात है।
तो साइनोबैक्टीरिया का ही दूसरा नाम क्या हो गया? ब्लू ग्रीन एल्गी। इस तरीके से क्वेश्चन 23 का सही जवाब ऑप्शन ए। 24 देखते हैं, पैरामीशियम पैरामीशियम क्या है? क्वेश्चन है पैरामीशियम क्या है। पहला ऑप्शन है बैक्टीरियम, प्रोटोजोआ, वायरस, एनालिड्स। तो ध्यान रखेंगे पेनिसिलियम प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है? पेनिसिलियम प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल होता है। चलेगा, तो 24 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। 25 है, फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? ये कल हमने डिस्कस किया था, फिर भी बता देते हैं। फाइकोलॉजी एल्गी का स्टडी होता है। किसका? एल्गी का स्टडी फाइकोलॉजी होता है। आप कमेंट करके बताइए माइकोलॉजी किसका स्टडी होता है। ठीक है, जरूर बताइएगा, आपके कमेंट को मैं जरूर चेक करूँगा। 26 क्वेश्चन है, विटेकर्स डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन डज नॉट इंक्लूड। हिंदी है, विटेकर का वर्गीकरण का परिभाषा किसे शामिल नहीं करता है? क्वेश्चन फिर से, विटेकर के वर्गीकरण का परिभाषा किसे शामिल नहीं करता है? विटेकर्स डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन डज नॉट इंक्लूड्स। पहला ऑप्शन है एल्गी, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है प्लांटी, चौथा है माइकोइटा। अब देखिएगा, जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि विटेकर ने जो डेफिनेशन दिया था क्लासिफिकेशन का, उसमें एल्गी का कोई जिक्र नहीं था। मतलब जो यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं उनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई डेफिनेशन पे बेस्ड नहीं था। इस तरीके से 26 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। कौन बैक्टीरियल रोग नहीं है? बैक्टीरियल रोग मतलब जो बैक्टीरिया से होता है, वायरल डिजीज मतलब जो वायरस से होता है। तो कौन बैक्टीरियल डिजीज नहीं है? ऑप्शन है क्लोरेला, दूसरा है प्लेग, तीसरा है साइट्रस, चौथा है मम्स। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मम्स। मम्स एक वायरल डिजीज है, वायरस के चलते होता है, इसलिए 27 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट कॉज रेड टाइड। हिंदी होता है कि रेड टाइड का, लाल ज्वार का कारण क्या है? ऑप्शन है यहाँ पे, एक तो सबसे पहले देखिएगा ऑप्शन दिया हुआ है ऑल का, इनमें से सभी का, लेकिन इसका सही जवाब होगा, ऐसे पता है ज़्यादातर लोग इस बात पे फोकस करते हैं ना कि जहाँ ऑल दिखे उसको टिक कर दो, वो सही हो जाएगा, लेकिन ये तुक्का ना हर केस में सही नहीं होता है। इस केस में 28 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गाइनोलेक्स। ठीक है, 28 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। आई होप आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगे, फ़ायदेमंद लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।